हाँ, वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विथ सब्जेक्ट. ये बैटरी कहाँ गई सबकी? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. हम लोग ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. सबसे पहले तो जरा ये अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट. SBEC हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड इट्स क्लोजर. व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस? कैन यू टेल मी एनी बिजनेस एंटरप्राइज जो आज तक आपने सुनी हो? हम एक बताएंगे फिर आप बहुत सारी बताएंगे. अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप. अब बताइए. हाँ, बस स्टार्टिंग कोई बता दे, है ना. हमारी कंट्री में कई तरीके के बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, देन कंपनी, देन LLP. यस, ये सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं. जब कभी किसी पर्सन को कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल आज आपने सोचा मैं एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना है, CS तो हमसे हो ना पाया, ठीक है, तो आपने सोचा चलो रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली चीज आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आप चाहते हैं खोलना. आप किसी लीगल प्रैक्टिशनर के पास गए, CS के पास गए या लॉयर के पास गए, तो वो सबसे पहले ये पूछेगा कि आप इसको सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में खोलना चाहते हो, आपकी पार्टनरशिप फर्म होगी, कंपनी होगी या LLP होगी. और जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आप स्टार्ट करना चाहते हो उसके हिसाब से उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज होगी. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है सबसे इजी फॉर्म कौन सा हुआ बताइए? सोल प्रोप्राइटरशिप. ऑब्वियसली आपने कहा नहीं, हम और मेरा फ्रेंड हम दोनों ही CS नहीं कर पाए, तो दोनों ने सोचा कि चलो रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं. पार्टनरशिप डीड सुना है? पार्टनरशिप डीड. आपने कहा हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो CS ने आपको बोला कि ठीक है आप एक काम करिए, आपकी पार्टनरशिप डीड बनेगी. फिर आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा हम कंपनी फॉर्म ऑफ, हम बड़े स्केल में रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करना चाहते हैं, उसकी अलग लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी. ये सारे होते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. इस सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट एक्चुअली भी बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमको बताएगा बिजनेस एंटरप्राइजेस का सेटअप, मतलब बिजनेस एंटरप्राइजेस स्टार्ट कैसे होते हैं. अगर किसी को सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना है तो प्रोसीजर क्या है, पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है प्रोसीजर क्या है, कंपनी स्टार्ट करनी है कंपनी कैसे बनाई जाएगी. और आपको पता है CS बनने के बाद आपके पास ज्यादातर क्लाइंट्स इसी चीज के साथ आएंगे कि हमें एक बिजनेस शुरू करना है. इनफैक्ट अब आप जैसे CS कर रहे हैं, तो अभी थोड़े टाइम बाद देखिएगा जब आप किसी अपनी फैमिली गैदरिंग्स वगैरह में जाएंगे तो आपके रिलेटिव्स बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देखेंगे कि अच्छा तुम CS कर रहे हो. आप लोग के वैसे एक्सप्रेशन से पता चला कि ऐसा हो भी चुका है आपके साथ. अच्छा तुम CS कर रहे हो, ये बताओ हमारे बिजनेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, है ना. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, ये एक बड़ा बेसिक सा चीज है कि हमें इस चीज का बिजनेस करना है, बताइए कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. उन सारी चीजों के लिए दिस सब्जेक्ट हैज बीन मेड कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, कौन सा लॉ लगता है. जैसे फिलहाल आपको सिर्फ ये पता है कि कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट लगता है, LLP के लिए कौन सा लॉ लगता है? LLP एक्ट. वेरी गुड. इसी तरह से जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उसके सेटअप के बारे में, कैसे बनाए जाते हैं. और अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइज बनाया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक ना एक दिन उसका क्या होगा, क्लोजर, बंद भी होगा. ये सब्जेक्ट हमको सिर्फ बनाना नहीं सिखाएगा, ये भी बताएगा कि उन बिजनेस एंटरप्राइजेस को बंद कैसे किया जाए, क्लोज कैसे किया जाए. आपके पास क्लाइंट आया, उसने कहा कि भाई मेरी पार्टनरशिप फर्म थी अब हम बंद करना चाहते हैं, मेरी कंपनी थी अब हम बंद करना चाहते हैं कंपनी को, नाउ व्हाट विल बी द प्रोसीजर. तो उस हिसाब से ये सब्जेक्ट बिजनेस एंटरप्राइजेस से रिलेटेड सारी बातें करता है. तभी देखिए सेटअप एंड क्लोजर दो वर्ड्स हैं. सेटअप, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस एंटरप्राइजेस को बनाना, एंड क्लोजर यानी कि उनको बंद करना. नाउ जैसा मैंने आपको बताया था कंपनी लॉ के 3 पार्ट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस यानी SBEC के भी 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, पार्ट A जो कि 40 मार्क्स का है, पार्ट B जो कि 35 मार्क्स का है, और सबसे अच्छा जो है वो है पार्ट C. पार्ट C की सबसे अच्छी बात ये है कि ये पोर्शन 25 मार्क्स का है एंड द नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 3. अगेन स्कोरिंग पोर्शन, 3 चैप्टर्स हैं, 2 बहुत छोटे छोटे और एक ये जो आज हम लोग करने वाले हैं. ये 3 चैप्टर्स हैं एंड कवरिंग 25 मार्क्स. नाउ अब आप सोच सकते हो कि अगर आपने ये 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिए
तो आपके 25 मार्क्स से 20 भी मान लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर, 50% पासिंग तो आप पहुंच ही जाएंगे. सो दैट इज वाई दिस सी पोर्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेसन 21, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी. अच्छा, ये चैप्टर का नाम देखिए, बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है. कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, रेजोल्यूशन प्रोसेस, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप. इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले एक बेसिक सी चीज हम आपसे पूछते हैं, व्हाट डू वी मीन या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन. ये दोनों शब्द पहली बार सुन रहे हैं कि सुने हुए हैं? सुने हुए हैं, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन. क्या फर्क होता है वाइंडिंग अप में, डिसोल्यूशन में? अच्छा, एक आंसर आया है. ये सब आंसर हर बार ऐसे आंसर आते हैं कि अगर हम खुद से बंद कर रहे हैं तो वाइंडिंग अप, और अगर कोर्ट बंद कर रहा है तो डिसोल्यूशन. ओके, वेरी गुड. और कोई आंसर? वैसे हाँ बेटा. ओके, देखिए एक बेसिक सा कुछ बच्चों के पास एक आंसर है, वो बता नहीं पा रहे. वो ये कहना चाह रहे कुल मिला के दोनों में कंपनी बंद हो जाती है. हाँ, उनका कहना है देखो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर रहता है, ठीक है, तो वाइंडिंग अप हो चाहे डिसोल्यूशन हो, कंपनी बंद हो जाती है. जब आपसे कोई पूछता है वाइंडिंग अप क्या होता है, तो आप कहते हैं कंपनी बंद हो जाएगी. फिर इसे पूछा डिसोल्यूशन क्या होता है, कंपनी बंद हो जाएगी. लेकिन आज तो सवाल ही कुछ अलग था, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप. सो ठीक है, आप लोग के आंसर्स को ध्यान में रखते हुए अब आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस. सी, वाइंड अप का मतलब समझो. अगेन, हर वर्ड में उसका मीनिंग होता है. वाइंड अप करना, आपको याद है जब स्कूल में आप या एग्जाम में आप आंसर लिखते थे और लास्ट के 10-15 मिनट्स होते थे तो टीचर यूज टू से वाइंड अप योर वर्क, वाइंड अप करो जल्दी जल्दी. तो जब वो ये बोलते थे वाइंड अप करो तो क्या उठ के चले जाते थे रूम से? क्या करते थे? आप अपना वर्क फिनिश करते थे स्पीडली. आप समेटते थे, मतलब शीट्स को लाइन से लगा लेते थे. यस, उसके बाद अगर पिन करना होता था तो पिन कर लेते थे. ये देखते थे कि सारे शीट्स प्रॉपर लगे हैं कि नहीं. दिस इज व्हाट इज वाइंडिंग अप. कंपनी के केस में भी वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी को समेटना. कैसे समेट सकते हैं हम कंपनी को? एक कंपनी में बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं. कंपनी को बंद करने के लिए क्या करना पड़ता होगा, सोचिए. एसेट्स को बेचा जाएगा और उससे जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा. अब हमको एक बात बताओ, एक कंपनी बंद होना चाहती है, उसने अपने एसेट्स बेचे, अमाउंट रियलाइज हुई, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया. इसका मतलब एसेट खत्म हो गए, लाइबिलिटी खत्म हो गई. क्या कंपनी खत्म हो गई? आपको याद है एक लाइन आप पढ़ते हो, कंपनी इज मेड बाय लॉ एंड ओनली द लॉ कैन डिसॉल्व. क्या ऐसा होगा कि एसेट्स बिके, अमाउंट रियलाइज हुआ, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया, इधर कंपनी की बिल्डिंग गिर गई? ऐसा होगा अपने आप? नहीं. वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है और डिसोल्यूशन इज द एंड ऑफ द कंपनी. मतलब जब हम एसेट्स बेचते हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए हम अपनी कंपनी को समेट रहे हैं, हम अपनी कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं. और जब हमने वाइंड अप कर लिया, मेरे एसेट्स बिक गए, लाइबिलिटी खत्म हो गई, बैलेंस शीट जरा सोच के देखो, 0-0 हो गया, एसेट खत्म, लाइबिलिटी खत्म. अब क्या होगा? अब मेरी कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा. यानी कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा और कोर्ट के ऑर्डर पास करने पर मेरी कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी. तो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन स्टेप्स हैं. इस हिसाब से हमको बताओ, पहले वाइंडिंग अप होगा कि पहले डिसोल्यूशन? पहले वाइंडिंग अप होगा और फिर होगा डिसोल्यूशन. ठीक है. चैप्टर का नाम अगर हम लोग देखें, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी. कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ? कंपनी. यानी यहां पर हम लोग कुछ ना कुछ कंपनी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं. अच्छा, इंसॉल्वेंसी मतलब क्या? हैव यू हर्ड बीइंग इंसॉल्वेंट? कभी आपने सुना है दिवालिया हो जाना? कभी आपने सुना है दिवाली होना? अरे दिवाली तो होती है, दिवाली तो सुनी होगी भाई. दिवालिया होने का मतलब होता. अच्छा, बैंकरप्ट सुना है? बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, क्या बताते हैं ये सारे शब्द कि वो बंदा बहुत अमीर है, बहुत पैसे हैं, बस अंबानी की लिस्ट में है? नो. इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी का सीधा मतलब होता है कि लाइबिलिटी ज्यादा है
और एसेट्स कम है। ये सिचुएशन होती इंसॉल्वेंसी की, दिवालिया हो गया। दिवालिया हो जाने का मतलब ये है कि लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए हमारे पास एसेट्स नहीं है, ठीक है। देखो लिखा है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। अब बताओ इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले होंगे। जब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो उसको कैसे बंद किया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, एसेट्स बेचेंगे, अमाउंट रियलाइज करेंगे, पूरा प्रोसेस जो होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अभी तक सिर्फ 2 शब्द पढ़े, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, रेजोल्यूशन प्रोसेस। रेजोल्यूशन प्रोसेस मतलब ये पूरा एक वर्ड है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। जब कोई कंपनी, अब ध्यान से समझिएगा, जब कोई कंपनी बंद होने वाली इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में आती है तो 2 तरीके होते हैं। या तो उस कंपनी, जैसे मान लो कोई बीमार इंसान है, ठीक है, पहले उस बीमार इंसान को ठीक करने की कोशिश की जाती है, यस, कि डॉक्टर कहते हैं नहीं रहने दो, ऑब्वियसली एक कोशिश तो बनती है, तो पहले उस इंसान को ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब वो ठीक नहीं हो सकता तो डॉक्टर कहते हैं भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। जरा कंपनी की सिचुएशन समझो, पहले कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिवाइव? वापस से ठीक करने की। देखो जब एक कंपनी बंद होती है तो आपको क्या लगता है सिर्फ उस कंपनी का नुकसान होता है? कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी में बहुत सारे इंप्लॉइज होते हैं। सरकार को क्या फायदा है कंपनी से? अभी तो क्लास थी आपकी, टैक्स। सरकार को टैक्स मिलता है। अगर वो कंपनी बंद हो गई तो सरकार के टैक्स बंद हो गए, एटलीस्ट एक कंपनी से तो बंद हो गए। कितने सारे एम्प्लॉइज हैं जिनकी जॉब चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इकोनॉमी का ओवरऑल लॉस होगा। तो कोई नहीं चाहता कि कंपनी बंद हो। जब भी ऐसी सिचुएशन में कोई कंपनी होती है तो पहले उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। हम ये कोशिश करते हैं कि वो कंपनी ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। लेकिन अगर वो नॉर्मल नहीं हो सकती तो फाइनली हम उस कंपनी को क्या कर देते हैं? डिसॉल्व। ये होता है रेजोल्यूशन प्रोसेस। रेजोल्यूशन प्रोसेस का मतलब समझ में आया कि जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो पहली कोशिश ये होती है कि उसको रिवाइव करे। रिवाइव करने का एक तरीका हम आपको बताते हैं, शायद आपने नॉर्मली सुना भी हो। एक कंपनी जो बहुत लॉसेस में जा रही थी, नियरली इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में है, वो कंपनी बंद होने के कगार में थी, लेकिन एक दूसरी कंपनी ने उसको खरीद लिया। सुना है आपने? You must have heard about mergers and acquisitions. Yes, यहाँ पर होते हैं mergers and acquisitions। कि एक ऐसी कंपनी जो ऑलमोस्ट बंद हो रही थी, ऑलमोस्ट डूब रही थी, एक बहुत बड़ी कंपनी ने उसको खरीद लिया। अब बताओ, अगर एक बहुत बड़ी कंपनी ने उसको खरीद लिया तो देखा जाए तो उसका रिवाइवल हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो एक कोशिश की जाती है उसको रिवाइव करने की, लेकिन अगर वो किसी भी तरह से रिवाइव नहीं हो पा रही है, अल्टीमेट एंड रिजल्ट क्या होगा? डिसोल्यूशन। ये पहली लाइन थी चैप्टर की, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अच्छा, अगले 2 वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। ये चैप्टर है और एक्चुअली शायद आप लोग ने नाम सुना हो, एक नया एक्ट है आईबीसी, इफ यू मस्ट हैव हर्ड, शायद कहीं सुना हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, सुना है? ये एक्चुअली ये चैप्टर इज ऑल अबाउट आईबीसी, ठीक है। अब जो हम आपको बताएंगे, मेरी हर क्लास में व्हेनेवर आई एम स्टार्टिंग अ चैप्टर, किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग के 15 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से लाइन पढ़ाने लग जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है। जैसे आप सेटिंग अप पढ़ने आए, आपको ये नहीं पता होता इस सब्जेक्ट में है क्या। एटलीस्ट नाउ यू आर क्लियर कि हम इस सब्जेक्ट में इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? कंपनी की इंसॉल्वेंसी के बारे में। तो अब जो हम आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताएंगे, कुछ चीजें बताएंगे, दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड आईबीसी, और फिर हम लोग चैप्टर पे लॉग इन करेंगे, तब आपको डायरेक्टली समझ में आएगा, ठीक है। तो फुल कंसंट्रेशन से अंडरस्टैंड करिएगा। देखिए अभी हमने आपको बताया कि कंपनी, पहले क्या होता था, इंडिविजुअल भी देखो इंसॉल्वेंट हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी इंसॉल्वेंट हो सकती है, कंपनी भी इंसॉल्वेंट हो सकती है। पहले इन सब के लिए अलग अलग लॉ होता था। अगर कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होता था तो उसके लिए एक सेपरेट एक्ट था, उसका एक सेपरेट प्रोसीजर था, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी होती थी तो उसका डीलिंग होती थी पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। शायद आप लोग ने 12th वगैरह में पढ़ा भी होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। कंपनी की इंसॉल्वेंसी अगर होती थी तो उसको पढ़ा जाता था कंपनीज एक्ट के अंदर। तो लॉ ने सोचा कि अलग अलग लोगों की इंसॉल्वेंसी के लिए अलग अलग एक्ट है,
और इतने सारे एक्ट हैं, इतनी सारी कंफ्यूजन है, तो इन सारे एक्ट को मिला के क्यों ना एक एक्ट बना दिया जाए। मतलब देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया, 3 अलग अलग सिचुएशन समझिए। इंडिविजुअल के लिए एक अलग लॉ था, पार्टनरशिप के लिए एक अलग लॉ था, कंपनी के लिए एक अलग लॉ था। इन तीनों को मिला के एक लॉ बना दिया गया, और वो एक लॉ क्या था, आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, और ऑब्वियसली जब आईबीसी आया तो इनके जो सेपरेट एक्ट थे वो क्या हो गए होंगे, खत्म हो गए। यानी अब चाहे कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो, या कंपनी इंसॉल्वेंट हो, या पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट हो, तीनों के सिचुएशन में कौन सा एक्ट लगेगा, आईबीसी लगेगा। ये पहला फायदा हुआ कि भाई इतने सारे एक्ट हटा करके सिर्फ एक एक्ट बना दिया गया, प्रोविजंस को इन्होंने शॉर्ट कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम समझिए, पहले क्या होता था, आपको पता होगा कि हमारी कंट्री में कोर्ट्स में केसेस जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं कि बहुत टाइम लगता है। सुना है आपने, तारीख पे तारीख मिलती जाती है ना। हमारे कोर्ट्स ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हैं, हमारे कोर्ट्स के पास इतने सारे केसेस हैं कि आपने न्यूज वगैरह सब जगह सुना होगा कि कोई केस होता है, फिर ईयर्स लग जाते हैं उसका सोल्यूशन आते आते। अब आप सोच के देखिए, एक सिचुएशन इमेजिन करिएगा, मान लीजिए मेरी आज एक कोई कंपनी है, वो कंपनी आज इंसॉल्वेंट हो गई, यानी उसके एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। हमने कोर्ट में केस किया, अभी आईबीसी नहीं आया है, ठीक है, हमने कोर्ट में केस किया कि भैया हमारी कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, तो आप जरा इसका वाइंडिंग अप प्रोसेस करवा दीजिए और हमारी कंपनी को डिसॉल्व कर दीजिए। आज हमने 2020 में हमने एप्लीकेशन दी है कोर्ट में कि मेरी कंपनी को बंद कर दो, 10 साल हो गए, अभी हमारी कंपनी बंद नहीं है, हमारी कंपनी के कुछ बंदे बंद हो गए, समझ गए ना, ये सब बड़ा समझ जाते हैं ना, लेकिन हमारी कंपनी का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस नहीं हुआ। सिचुएशन समझो, 10 साल बाद कोर्ट जागा और कोर्ट ने कहा आज आपका नंबर आया, आज हम आपकी कंपनी को बंद करेंगे। प्रॉब्लम क्या हुई पता है, प्रॉब्लम ये हुई 10 साल पहले मेरे एसेट्स, आज मान लो हमने कहा कि मेरी कंपनी इंसॉल्वेंट है, आज मेरे एसेट्स बेचे जाते तो हमको 5,000 रुपए मिल जाते फॉर एग्जाम्पल। 10 साल में एसेट भी तो डेप्रिशिएट हो गए। 10 साल बाद कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है तुम्हारी कंपनी को बंद करते हैं, आज हम तुम्हारे एसेट्स बेच रहे हैं। आज 10 साल बाद जब उन्होंने एसेट्स बेचे तो उन एसेट्स से सिर्फ 500 रुपए मिला। अब क्रेडिटर कह रहे हैं अगर आपने 10 साल पहले डिसीजन दे दिया होता तो हमको कम से कम 5,000 रुपए तो मिल जाते। आपने डीले किया और इस डीले की वजह से एसेट्स की वैल्यू डिग्रेड हो गई। ये भी एक प्रॉब्लम होती थी पहले के टाइम पे। तो सोच के देखिए, इंसॉल्वेंसी के केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, सिर्फ कंपनी को बंद करना है वाइंड अप करके, उसी में ही इतना टाइम लग गया, सालों लग जाते थे केस को सॉल्व करते करते। इस प्रॉब्लम को देखते हुए आईबीसी को उन्होंने टाइम बाउंड किया। टाइम बाउंड समझ गए, उन्होंने टाइम लिमिट दे दी, और टाइम लिमिट ये दी कि भाई 180 दिन के अंदर, अभी हम लोग सब पढ़ेंगे एक्ट में, भी हम सिर्फ जस्ट दे रहे हैं, 180 डेज के अंदर अंदर कंपनी को बंद कर दो, ठीक है। कारण सोचो क्यों, ताकि एसेट्स की वैल्यू, भाई ठीक है 180 डेज इज अ जस्टिफाइड टाइम कि एसेट्स बेचोगे, सारा रियलाइजेशन प्रोसेस होगा, सबको पे करोगे, तो 180 डेज इज सफिशिएंट। इन्होंने इसको टाइम बाउंड कर दिया 180 डेज का, कि 180 डेज के अंदर आपको इंसॉल्वेंसी फिनिश करनी है और आप इंसॉल्वेंसी के मैटर्स को पेंडिंग नहीं रख सकते। ये दूसरा फायदा था आईबीसी को लाने का। पहला फायदा क्या था, जो अलग अलग एक्ट थे उन सारे अलग अलग एक्ट को हटा के यूनिफॉर्मिटी लाए और एक एक्ट बना दिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और दूसरा फायदा जो था वो ये कि इसको टाइम बाउंड किया गया, 180 दिन की टाइम लिमिट दे दी गई कि 180 डेज के अंदर आप इसको फिनिश करिए। वो बात अलग है कि वो 180 डेज भी एक्सटेंड हो सकता है, अल्टीमेटली हमारे यहाँ कोई कम टाइम पे हो नहीं सकता है ना, तो 180 डेज का भी एक्सटेंशन दिया है एक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी एक टाइम लिमिट तो है। पहले की सिचुएशन में तो टाइम लिमिट भी नहीं थी। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनाया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आईबीसी। तो अब अगर कोई कंपनी वाइंड अप होगी, कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होगा, किसी की भी पार्टनरशिप हो गया इंसॉल्वेंट, उन सब के लिए हमें जिस एक्ट पे जाना है वो कौन सा है, आईबीसी। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जब आप प्रोफेशनल में आएंगे ना, प्रोफेशनल में कुछ लोग डाउटफुल हैं, देखो अब है ना, देखते हैं। हाँ, फिलहाल आज के 3 घंटे देख के लग रहा है बहुत दूर का है नहीं हमारा, है ना,
एनीवेज, तो जब आप प्रोफेशनल में आएंगे ना, तो प्रोफेशनल में इसका पूरा एक सब्जेक्ट है, ओके मतलब फुल 100 मार्क्स सब्जेक्ट है विच इज टॉकिंग अबाउट इंसॉल्वेंसी। और एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी हम ये भी बताएंगे कि क्यों आपके लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आईबीसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो पहली चीज आपको समझ में आई कि क्यों लाया गया आईबीसी, ठीक है। अब इसके अंदर दो वर्ड्स हम लोगों ने देखे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। आपने हमको बताया मैम इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का मतलब होता है कि एसेट्स खत्म हो गए या एसेट्स कम हो गए, लायबिलिटी ज्यादा हो गए। तो मेरा अगला सवाल जो आपसे आता है वो ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी? मैम ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम लोगों से। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी एक ही शब्द है कि अलग अलग है? सोचिए, अलग अलग होंगे तभी दो अलग अलग वर्ड्स हैं, है ना। अच्छा, एक ये भी आदत है आपकी बड़ी अच्छी, कुछ पता हो या ना हो आप बताते जरूर हैं ना। ये बॉन्ड टैलेंट है आपका कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, आंसर आता हो ना आता हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कितना बड़ा आंसर लिखना है। हाँ, आप यही पूछते हो, आप टीचर से पूछते हो ये बताइए मैम इसमें कितना बड़ा आंसर लिखना है, आता है नहीं आता है लीस्ट कंसर्न, वो तो हम लिख देंगे। अच्छा, एक पन्ने का लिखना है, ये लो एक पन्ना, ठीक है, तो उसमें यू ऑल आर एक्सपर्ट। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में एक्चुअली डिफरेंस है, अभी हम लोग वही इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। देखिए, इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन होती है और बैंक्रप्सी एक्चुअली फाइल किया जाता है। मतलब जैसे ही किसी बंदे के एसेट्स कम हुए, और एक नॉर्मल बिजनेस में भी तो ऐसा हो सकता है कि एसेट्स कम हुए, लायबिलिटी ज्यादा हो गई, फिर उसने और एसेट्स खरीद लिए, जरूरी थोड़ी है कि वो एकदम बैंक्रप्ट ही हो गया। एसेट्स कम हुए, लायबिलिटी ज्यादा है, ही इज इन अ सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। और अगर उसके ये सिचुएशन कंटिन्यूड रही, देन ही विल हैव टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी। लाइन समझ में आई? इंसॉल्वेंसी सिर्फ एक सिचुएशन है, मेरे एसेट्स कम हुए, लायबिलिटी ज्यादा हुए। अब सोचो मेरे एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, बट मेरे पास कैश था, हमने और एसेट्स खरीद लिए, ठीक है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, हमें प्रॉफिट्स होने लग गए, हमने और एसेट्स खरीद लिए। हम बीच में इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन पे पहुंचे तो थे, लेकिन हम बैंकरप्ट नहीं हुए, हम रिकवर हो गए, ठीक है। हम इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में है, मेरे एसेट्स कम थे, लायबिलिटी ज्यादा थे, और दिन ब दिन मेरे एसेट्स कम होते जा रहे थे, लॉसेस होते जा रहे थे बिजनेस में। सिचुएशन एक दिन ये आई दैट आई हैड टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी। अब डिफरेंस समझ में आया? तो अगर हम अगेन स्टेजेस के हिसाब से सोचे तो पहले बैंक्रप्सी है कि इंसॉल्वेंसी? इंसॉल्वेंसी पहले, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन होगी और फिर हम फाइल करेंगे बैंक्रप्सी। क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? पक्का? तो देखिए, चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इन्होंने यही बताया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के बारे में। द वर्ड्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आर जनरली यूज्ड इंटरचेंजेबली इन कॉमन पार्लेंस। इन कॉमन पार्लेंस का मतलब समझे? नॉर्मल भाषा में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इंटरचेंजेबली मीन्स, जैसे अभी हमने आपसे पूछा, बैंक्रप्सी का मतलब इंसॉल्वेंट होना और इंसॉल्वेंसी का मतलब बैंकरप्ट होना। लेकिन अब क्योंकि आप कंपनी लॉ के एक्सपर्ट बन रहे हैं, तो यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। तो आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाइएगा तो थोड़ा अपना ये एटीट्यूड दिखाया करिए कि अच्छा बताओ इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन ऐसा कोई भी सवाल पूछने से पहले ये ध्यान कर लेना कि आपको सही आता है। जोश जोश में पूछ तो लिया है ना। तो एनीवेज, the words insolvency and bankruptcy are generally used interchangeably in common parlance, but there is a marked distinction between the two. Insolvency and bankruptcy are not synonyms. Synonym नहीं है, दोनों शब्द अलग अलग हैं. The term insolvency denotes the state of one whose assets are insufficient to pay his debt. State है, एक situation है कि भाई इस सिचुएशन में हमारे एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो अगर आज के आज आप हमसे कहोगे कि लायबिलिटीज पे कर दो, तो हम आज नहीं पे कर पाएंगे, ये मेरी आज की सिचुएशन है। और his general inability to pay the debts. The term insolvency is used in a restricted sense to express the inability of a party to pay his debts as they become due in the ordinary course of business. यानी कि जैसे ही मेरे डेट ड्यू हुए, डेट का मतलब समझ गया ना, लोन, लायबिलिटी, जैसे ही वो ड्यू हुए, ड्यू होने की सिचुएशन में कई बार कंपनीज में ऐसा भी होता है कि मान लीजिए हमारा कोई प्रोजेक्ट है, हमारा खुद का पैसा कहीं लगा हुआ है और उस टाइम पे मेरा कोई लोन मैच्योर हो गया, नाउ एट दैट मोमेंट आई एम नॉट एबल टू रीपे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे,
ओके तो इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन के बाद हो सकता है बैंकरप्सी हो सकता है बैंकरप्सी ना हो. The word bankruptcy denotes a legal status of a person who cannot repay debts. cannot repay debts. हम कभी भी अपने डेट्स पे नहीं कर पाएंगे. अच्छा लाइन समझिएगा, हम आज अभी अपने डेट्स पे नहीं कर सकते. बताओ इंसॉल्वेंसी की बैंकरप्सी? इंसॉल्वेंट. हम कभी अपने डेट्स पे नहीं कर सकते. बैंकरप्सी. यस. The bankruptcy process begins with filing of petition in a court. देखिए बैंक इंसॉल्वेंसी के लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है. इंसॉल्वेंसी तो सिचुएशन है, जैसे ही एसेट्स कम हुए, लायबिलिटी ज्यादा हुई, आई एम इन अ सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी. लेकिन बैंकरप्सी के लिए हमें बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ती है. फाइल का मतलब हम कोर्ट को पेटिशन यानी कि हम रिक्वेस्ट फाइल करेंगे कोर्ट के पास कि आप हमको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दीजिए. ओके. The debtor's assets are then evaluated and used to pay the creditors in accordance with law. जब हम कोर्ट के पास जाएंगे, पेटिशन फाइल करेंगे, फिर वो मेरे एसेट्स को वैल्यू करेंगे और फिर वो उससे पेमेंट करेंगे किसकी? लायबिलिटीज की. Therefore, while insolvency is the inability of debtors to repay their debt, bankruptcy on the other hand is a formal declaration of insolvency. बताइए क्लियर हो गई ये बात? कह रहे एक स्टेट है और एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है. फॉर्मल डिक्लेरेशन किसको कहा जा रहा है? बैंकरप्सी. ठीक है. अब अगर आप कोई ऐसी न्यूज सुनते हैं, अच्छा न्यूज सुनने से एक चीज और ध्यान आई कि यू हैव टू, देखिए अब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप सीएस भी बन जाएंगे, तो थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट न्यूज से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट उस पर लेना पड़ेगा. एंड फॉर दैट पर्पस ऑब्वियसली आई नो कि आप लोग ने अपने फोन में बहुत सारी एप्स डाउनलोड करके रखी हैं, बट अगर आप मेरा सजेशन मांगे तो एक न्यूज़पेपर होता है ब्राउन कलर का, देखा है कभी? नहीं मैम, हमारे यहाँ तो जागरण व्हाइट आता है. हैव यू सीन एनी ब्राउन कलर न्यूज़पेपर? अच्छा, हैव यू सीन और हैव यू हर्ड अबाउट बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स? सुना है? देखा है कभी? अरे बाप रे बाप, देखा ही नहीं. एक न्यूज़पेपर आता है बेटा, ठीक, बता रहे हैं अब कुछ बच्चे हमारी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, मंगवा भी दीजिए हमारे यहीं बैठ के पढ़ लिया करें. एक न्यूज़पेपर, आपके मतलब का पेपर, वो जागरण और वो नहीं होता जो आपके घर में आता है, उसमें आपके मतलब की खबर नहीं होती. हमें पता है आपको लग रहा नहीं मतलब की खबर उसी में हमारी होती है, लेकिन वो आपके मतलब की नहीं होती. आपको पता है जितनी भी बिजनेस न्यूज है, जितने भी रिसेंट मर्जर्स, अमालगमेशंस होते हैं, जितने भी, इनफैक्ट हम तो ये कहेंगे कंपनी सेक्रेटरी के लिए अगर कोई न्यूज़पेपर है तो बिजनेस स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक टाइम्स है. आपको ये पता है कंपनी सेक्रेटरी नोटिसेस ड्राफ्ट करता है, इतना सुना है? कंपनीज में जितने भी नोटिसेस होते हैं, सर्कुलर होते हैं, वो कंपनी सेक्रेटरी ड्राफ्ट करता है. कभी वो नोटिस अगर देखने हो ना तो बिजनेस स्टैंडर्ड खरीद लो, तब आपको यकीन हो जाएगा कि कंपनी सेक्रेटरी कुछ ना कुछ काम जरूर करता है. जितने भी नोटिसेस होते हैं न्यूज़पेपर में, आप देखना नोटिस बनी होगी, नीचे लिखा होगा कंपनी सेक्रेटरी, आपका नाम नहीं होगा फिलहाल वहां, जो उस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होगा, आपका भी आएगा एक दिन. जितने भी नई कंपनी अपने शेयर इशू करते हैं, कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशन होते हैं, नए लॉ आते हैं, ये सारी चीजें बिजनेस स्टैंडर्ड में आपको वो न्यूज नहीं मिलेगी जो आपको इन न्यूज़पेपर्स में मिलती है. वो एक्चुअल में आपके मतलब का पेपर है, एंड यू शुड बी हैविंग डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग इट. लेकिन उसकी खास बात ये है, उसको रोज मत लेना. पहली चीज तो महंगा आता है थोड़ा, ठीक है, और उसको रोज मत लीजिएगा, क्योंकि उसके लिए फिर ना आपके ऊपर एक प्रेशर बनेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर में जाके कहा मैं बिजनेस स्टैंडर्ड लेना है, अब आपके पेरेंट्स जो होंगे या घर वाले जो होंगे, दे विल सी कि आपने उसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा. और अगर आपने नहीं पढ़ा, देन मंगा लेते हो, पढ़ना नहीं है ना. तो इसलिए इतना कष्ट मत करना. हफ्ते में बस एक दिन, नॉट सैटरडे संडे, बिकॉज उस दिन मार्केट क्लोज रहता है. आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट. मंडे टू फ्राइडे में से किसी एक दिन का पेपर ले लेना, एंड बिलीव में एक हफ्ते में अगर आप उसको खत्म कर लो, बहुत बड़ी बात है. अब आपको लग रहा है मैम ऐसा क्या है उसमें, उसके लिए ले लो, हफ्ते में बस एक दिन ले लेना, एंड जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट वही तो समझना है वही तो समझना है, ठीक है. तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट वट एवर यू आर स्टडिंग. जो चीजें आप पढ़ते हो ना, आपको हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपको, और ये रियलिटी हमने एक मतलब कई बार ऐसा हो चुका है कि हमने क्लास में पढ़ाया, अभी आप मीटिंग्स चैप्टर पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, हमने क्लास में पढ़ाया, नोटिस ऐसे ड्राफ्ट होती है, अगले दिन न्यूज़पेपर में किसी कंपनी की नोटिस निकल आई. अब आप खुद सोच के देखो, अगर आप रियलिटी में वो देखोगे
तो आपको कितना ज्यादा समझ में आएगा। बिकॉज जब आप बुक में पढ़ते हो ना तो एक इमेजिनरी सी चीजें चलती हैं, अच्छा कंपनी है, नोटिस बना के भेज रही होगी, तो नोटिस बना के भेजने में आपको लगता है किसी बंदे को दौड़ा दिया जाओ, नोटिस दिया शेयर होल्डर्स को, है ना। बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। न्यूज़पेपर में नोटिस निकलती है, और वो आपके एग्जाम में बनाने को भी आती है, जैसे मैं आपको बता दूं, ड्राफ्टिंग आती है नोटिस की। तो जब आप ये न्यूज़पेपर्स में देखोगे कि हाँ एक्चुअल नोटिस बनी है, नीचे कंपनी सेक्रेटरी लिखा है, किसी कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। हैव यू हर्ड अबाउट आईपीओ? हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है। ये सारी न्यूज कहाँ मिलती है आपको? इन न्यूज़पेपर्स में। तो बस हफ्ते में एक दिन उसमें देखिएगा कितनी कितनी चीजें लिखी होती है। सच एंड सच कंपनी हैज फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी, such and such company is going for insolvency, is in a state of insolvency. Now when you are going to see this line in the newspaper, such and such company is in a state of insolvency and has filed for bankruptcy. अब आपको ये लाइन समझ में आ गई। This is how you are going to enter into the corporate world. यही तो तरीका है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में बस एक दिन ले लेना, ठीक है। बिजनेस स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक टाइम्स, बेटर इज बिजनेस स्टैंडर्ड। उसमें जितनी भी न्यूज है आप देखना, एक हफ्ता 2 हफ्ता आप उसको लेके देखिएगा, आपको खुद में फील होगा कि आपका नॉलेज अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो गया, और उससे रिलेटेड चीजें जो आपको इसमें मिलेंगी उससे आपको और बेनिफिट होगा, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करना ठीक है, बट उसमें वो मजा नहीं आएगा टिल यू हैव दैट पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। तो जब तक वो पेपर होगा आपके सामने, आप उसको पूरा थ्रू आउट रीड करोगे, तब आपका नॉलेज लेवल ज्यादा इंक्रीज होगा। तो आई होप 1 महीने बाद हम आपसे पूछेंगे जरूर, ठीक है, कि कितने लोगों ने पेपर लिया। लेंगे पेपर? ये देखो जरा, आप कुछ लोग पहले बताइए कितने का आता है, फिर सोचेंगे। चलो एनीवेज, तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, insolvency describes a situation where debtor is unable to meet his or her obligation and bankruptcy occurs when a court determines insolvency. I hope अब तक आपको इन दोनों शब्दों का मतलब बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, यही वो एक्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम जितनी भी लाइनें, वैसे आई ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी लाइन इन केस, जैसे इसके ऊपर के 2 पैराग्राफ्स थे जो मैंने छोड़ दिए, वो हमने छोड़े नहीं है, आपको रीड करने हैं, ठीक है। ऐसा कोई पैराग्राफ until and unless I tell you कि just cancel this paragraph और कट दिस पैराग्राफ, तब तक आप उसे लीव नहीं करेंगे, और हम ऐसा किसी पैराग्राफ के लिए कहेंगे नहीं, ठीक है। कुल मिला के आपको समझ में आ गया, सब पढ़ना है। तो इफ आई हैव लेफ्ट दीज 2 पैराग्राफ्स, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपको मीनिंग बता दिया। अब इसको खुद से पढ़ना, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ोगे तब आपको लॉ की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी, ठीक है। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स ऑब्वियसली यू कैन आस्क, ओके। तो अब देखो हम लोग मूव कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल वाज ड्राफ्टेड बाय, अच्छा बिल क्यों लिखा है? आपको पता है ना, कोई भी एक्ट पहले क्या होता है? बिल, और फिर वो बिल प्रेसिडेंट की असेंट के बाद क्या बन जाता है? एक्ट। ओके, इसके सेकंड पैराग्राफ से जरा मार्क करो। फर्स्ट पैराग्राफ में तो बस ये दिया था कब पास हुआ है, लोकसभा ने इस डेट को पास किया, राज्यसभा ने इस डेट को पास किया। और एक बात और, अभी जब आप एमसीक्यू के लिए पढ़ते थे तो आप ऐसी डेट्स को इंपॉर्टेंट मार्क करते थे। पढ़ने का एक तरीका देखो क्या चेंज होगा। When you are doing MCQ, अगर ये पेपर MCQ होता तो I would have made you mark this important कि भाई ये डेट मार्क कर लो, बट as far as long questions are concerned बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आप खुद सोचो ना, 25 नंबर का आ रहा है, आपको लगता है वो 5 नंबर का क्वेश्चन देंगे, व्हेन वाज IBC पास्ड? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपके लेवल के हिसाब से। सो इसलिए MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता, बट दिस इज नॉट MCQ, इसलिए दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद, मतलब देख लेना, अगर देखते देखते याद हो गया वेल एंड गुड, अदरवाइज याद नहीं करना इसको। सेकेंड पैराग्राफ देखो जो हम आपको बता रहे थे, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कंसोलिडेट्स द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क बाय क्रिएटिंग अ सिंगल लॉ फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। बताइए ये लाइन समझ में आई? कंसोलिडेट कर रहा है, जरा बताओ किसको किसको कंसोलिडेट कर रहा है? पहले इंडिविजुअल के लिए अलग था, कंपनी के लिए अलग था, पार्टनरशिप के लिए अलग था। अब चाहे इंसॉल्वेंसी हो, बैंक्रप्सी की सिचुएशन हो, कुछ भी हो, सब मिला के इन्होंने एक लॉ बना दिया, और उस एक लॉ को नाम क्या दिया है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। द कोड अप्लाइज टू, बताइए ये लाइन समझ में आई कि नहीं? द कोड अप्लाइज टू, अब ये कोड किसके किसके ऊपर लगता है? कंपनीज पे भी लगेगा, पार्टनरशिप पे भी लगेगा, LLP पे भी लगेगा, इंडिविजुअल पे भी लगेगा।
और एनी अदर बॉडी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। इन्हीं सब के लिए पहले अलग अलग लॉ थे। अभी देखो आगे उन्होंने लॉ की लिस्ट भी दी है। कह रहे हैं प्रायर टू द इनैक्टमेंट ऑफ आईबीसी, प्रायर टू द इनैक्टमेंट मतलब इस लॉ के आने के पहले कह रहे हैं इस लॉ के आने के पहले बहुत सारे लॉ थे। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट एक लॉ था, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सारफेसी, आरबीआई, ये बहुत सारे अलग अलग एक्ट थे, यानी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी इन सब में डील होते थे। आईबीसी के आने के बाद इन सब में डीलिंग नहीं होती, सारे केसेस किसके अंडर आते हैं? आईबीसी के अंडर, which had its own shortcoming. The code was introduced with an aim to provide holistic approach in dealing with insolvency and bankruptcy by unifying all previous law. ये word देखो जरा, unifying all previous law. What do you mean by this? Unifying all previous law. सारे previous law को combine करके एक law बना दिया IBC. ठीक है, fine, okay. The code, important mark करिए अगले पैराग्राफ को. The code has an overriding effect. जो लोग फोन के थ्रू देख रहे हैं या किसी और चीज के थ्रू देख रहे हैं वो प्लीज एक रजिस्टर में नोट करते जाओ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपकी बुक्स आएंगी ना तो वो बिल्कुल क्लीन आएंगी, उसमें कहीं इंपॉर्टेंट मार्क होके नहीं आएगा कि आपको लगे कि ये तो इंस्टीट्यूट को करके भेजना चाहिए था. तो प्लीज कीप राइटिंग डाउन इन योर रजिस्टर्स कि दिस इज इंपॉर्टेंट, सो दैट जब आपकी बुक्स आए तो आप उसमें मार्किंग्स कर सकें. और आपको पता है बुक्स जितनी ज्यादा गंदी होती है, गंदी मतलब जितना ज्यादा आप उस पर लिखते हो नंबर उतने ज्यादा आते हैं. ये पता था आपको? ये रूल है, जितना ज्यादा आप अपनी बुक्स में लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे. इसका मतलब ये नहीं बुक उठाई और गुचुर मुचुर कर डाला नंबर ज्यादा आ जाएंगे. कीप राइटिंग दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट. द कोड हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अनदर इनैक्टमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय ओवरराइडिंग? अच्छा, इस लाइन में हमने आपको कुछ नहीं समझाया, बस हमको ये बता दो द कोड हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर इनैक्टमेंट. अगर मान लीजिए किसी एक सिचुएशन पे या किसी एक कंपनी पे कंपनी लॉ भी लग रहा है, आईबीसी भी लग रहा है. कंपनी लॉ भी बता रहा है कैसे वाइंड अप होना है, आईबीसी भी बता रहे हैं कैसे वाइंडिंग अप होना है. तो हमको बस इस लाइन को पढ़ के ये बता दो क्या एप्लीकेबल होगा. इसका मतलब आपको ये लाइन समझ में आ गई और इसका मतलब आपको लॉ भी समझ में आ रही है. आईबीसी हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, ओवरराइड करेगा किसी लॉ में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, होगा वो जो आईबीसी कहेगा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी एक्ट में, लेट से कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जब कोई कंपनी वाइंडिंग अप पे जाएगी, ठीक है, तो आप सबसे पहले वर्कर्स को पैसे दे दो, बाद में क्रेडिटर्स को देना. हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है. कंपनीज एक्ट में लिखा है कि जब कोई कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो एसेट बेच के जो पैसा आएगा पहले वर्कर को देना फिर क्रेडिटर्स को देना. आईबीसी के अंदर लिखा है कि जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो पहले क्रेडिटर को देना फिर वर्कर को देना. बताइए क्या फॉलो होगा? आईबीसी. यहां पर इस पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ कंपनीज एक्ट में और आईबीसी में, और यहां कह रहे हैं जब भी किन्हीं दो एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ओवरराइड करेगा आईबीसी, यानी मानी किसकी जाएगी? आईबीसी. याद रहेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये. द कोड हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर इनैक्टमेंट. द क्वेश्चन ऑफ ओवरराइडिंग इफेक्ट वाज फर्स्ट इन क्वेश्चन इन केस ऑफ इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस, ये पहला केस था आईसीआईसीआई बैंक का जिसमें आईबीसी का पहला केस था जिसमें यही हुआ था कि भाई कंपनीज एक्ट भी एक तरफ लग रहा है, आईबीसी भी एक तरफ लग रहा है, तो कंपनीज ने कहा भैया हम क्या फॉलो करें, हम कंपनीज एक्ट फॉलो करें कि हम आईबीसी फॉलो करें. तो इसका आंसर क्या दिया होगा कोर्ट में? आईबीसी हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, यानी फॉलो क्या होगा? आईबीसी. ठीक है, इसको यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. उसके बाद देखिए लिखा हुआ है सेक्शन 2, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गए हम लोग. सेक्शन 2 ऑफ आईबीसी एज अमेंडेड provides that provisions of the code shall apply. लिख लीजिए वहां पे applicability. ये applicability बता रहे हैं कि ये कोड किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके किसके ऊपर लगेगा. फर्स्ट पॉइंट पढ़ के बताइए किसके ऊपर लग रहा है. एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, यानी आईबीसी किसके ऊपर लगेगा? कंपनीज के ऊपर. कैन यू टेल मी ये क्यों लिखा है अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ? किसकी बात कर रहे हैं?
1956। आपको ये पता होगा कंपनीज एक्ट 2013 के आने के पहले एक और कंपनीज एक्ट था 1956, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन पूछेंगे, वैसे हमको पता है कि थोड़ा थोड़ा माइंड अब आपका बंद हो रहा है, वो फोन में देखते हो जो आखिरी बैटरी बची होती है, वैसी शक्लें नजर आ रही हैं सबकी, जितनी दिख रही हैं, आधी दिख रही, 3/4 फेस तो कवर्ड है। एनीवेज, तो बेसिकली क्या पूछ रहे थे हम? हाँ, प्रीवियस कंपनी लॉ। मान लीजिए एक कंपनी है विच वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, कंपनी है 1956 के हिसाब से बनी थी, और उस कंपनी की इंसॉल्वेंसी सिचुएशन है, ठीक है। आरओसी ने कहा, मतलब डिपार्टमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि आपकी इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन है तो आपके ऊपर आईबीसी 2016 लगेगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। कंपनी रेज्ड अ कंटेंशन दैट आईबीसी इज नॉट एप्लीकेबल टू अस because we were incorporated as per Companies Act 1956 and not as per Companies Act 2013। बोल दिया जो बोलना था। बताओ कंपनी सही कह रही, गलत? क्यों गलत कह रही? यहाँ तो 2013 ही तो लिखा है। अब आपको समझ में आया केस कैसे लड़े जाते हैं? कंपनी ने कहा, अब अंडरस्टैंड करो, कंपनी का कंटेंशन ये है कि आईबीसी इज एप्लीकेबल टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। My company is an old company. My company was incorporated under 1956 Act. हम 2013 के हिसाब से बने ही नहीं है, इसलिए आईबीसी मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है। आपके पास मैटर आया, डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने आपको अपॉइंट किया कि भैया ये केस है, देखो कंपनी ऐसा ऐसा कह रही है। अब आप केस में कहेंगे कि भैया पूरी लाइन पढ़िए लॉ की, आधा लॉ नहीं होता कभी, लॉ में पूरी लाइन लिखी थी, आपने आधी पढ़ी और आधी पढ़ के आपने केस कर दिया। आपने कहा पूरी लाइन अगर पढ़ो तो उसमें लिखा है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और अगर लॉ के अंदर ये लाइन लिखी है एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, दैट मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज पर कंपनीज एक्ट 1956 विल आल्सो बी कवर्ड अंडर दिस एक्ट। नॉट ओनली 1956, उसके पहले मान लो कोई और कंपनी लॉ था, कंपनीज एक्ट था, वो भी कवर्ड हो गया। अब आपको समझ में आया केस कैसे लड़े जाते हैं। उस कंपनी ने सोचा कि आधी बात उठा लो और केस कर दो, हो सकता है मैं आईबीसी से बच जाए, कि भैया कंपनीज एक्ट 2013 पे लगता है। अब ये एज अ जो लॉ के एक्सपर्ट होते हैं ना, वो ऐसे ढूंढते हैं कि भैया पूरी लाइन में लिखा है अंडर एनी प्रीवियस लॉ, 1956 वर्ड कहीं नहीं लिखा है, लेकिन प्रीवियस लॉ का मतलब ये हुआ कि 2013 के आने के पहले जो भी लॉ थे उनके हिसाब से भी अगर कंपनी बनाई गई है तो उनके ऊपर भी आईबीसी एप्लीकेबल होगा। आ गया सबको समझ में? पक्का? देखो सेकंड किसके ऊपर लग रहा है, कह रहे एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, कह रहे कोई भी ऐसी कंपनी जिसके ऊपर कोई स्पेशल एक्ट लग रहा है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी, बताइए बैंकिंग कंपनी के ऊपर स्पेशल एक्ट लगता है, उनका खुद का लॉ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट जो उनका होता है, वो कंपनीज जिनका खुद का एक्ट भी होता है लेकिन है वो कंपनी, उनके ऊपर भी आईबीसी लगेगा। थर्ड पॉइंट बताइए जल्दी से, किसके ऊपर लगेगा? कह रहे हैं एलएलपी के ऊपर भी लग सकता है, कोई भी इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है उसके ऊपर भी लगेगा। ई वाला पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम बताएंगे क्या है ये। एफ देखो किसके ऊपर लग रहा है, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म। जी वाला पॉइंट देखो इंडिविजुअल, बताइए सब कवर हो गए कि नहीं? इंडिविजुअल पे भी लग रहा है, पार्टनरशिप पे भी लग रहा है, एलएलपी पे भी लग रहा है, कंपनी पे भी लग रहा है, और उन कंपनीज पे भी लग रहा है जो अपने अपने स्पेशल एक्ट द्वारा गवर्न है। यानी कुल मिला के नटशल में वही बात आ गई, इनमें से किसी का भी इंसॉल्वेंसी होता है, बैंक्रप्सी होता है, तो उनके ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ ये दिया है कि इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, उनको किस किस पार्ट में डिवाइड किया है, उसके बगल में लिखिए H.W. फुल फॉर्म बताइए जरा, ये पता था आपको? होमवर्क है ये, और ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये बता रहे कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आई विल वाइंड माय लेक्चर हियर ओनली टुडे। सम सेलिएंट फीचर्स, यहां से ये एक्ट, अच्छा आई हैव टू वाइंड अप माय लेक्चर हियर, है ना। सो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये बेसिकली यहीं से पूरा एक्ट स्टार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द फुल लॉ, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच।